चलिए अभी कार्बेनाइन के बाद नेक्स्ट वाले जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं ये कौन से रहेंगे? दीज आर कार्बीन एंड नाइट्रीन। ठीक है ना? तो अभी ये लास्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, है ना? कार्बीन नाइट्रीन दोनों साथ में हमने इसलिए लिखा बेटा क्योंकि कौन सी वाली चीज़ होती है, कार्बीन के लिए जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो नाइट्रीन के लिए ऑलमोस्ट वैसी की वैसी एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, तो कार्बीन एंड नाइट्रीन में हम डिटेल कार्बीन के पढ़ने वाले हैं, वो नाइट्रीन पर वैसे के वैसे अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, अब कार्बीन को यदि हम डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो हम बोलेंगे कार्बीन मतलब क्या होगा? कार्बन का एक ऐसा वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होता है? दैट इज 6 होता है। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना? कार्बीन मतलब क्या रहेगा? तो हम बोलेंगे इट इज कार्बन के वैलेंसी शेल में ना क्या रहेगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके बाद भी उसके ऊपर क्या नहीं होता? कोई चार्ज नहीं होता, है ना? जैसे कार्बोकेटाइन अपन ने पढ़ा था, कार्बोकेटाइन में भी कार्बन पर वैलेंसी शेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 6 ही होता है, लेकिन वो कार्बन क्या रहेगा? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन कार्बीन में हम कौन सी चीज़ बोल रहे हैं? तो बोलेंगे कार्बीन में जो कार्बन होता है वो क्या रहेगा? तो बोलेंगे कार्बीन वाला जो कार्बन होता है ये क्या रहेगा? इट इज 6 इलेक्ट्रॉन वाला तो होता है लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो कार्बीन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन विथ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी शेल एंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आई बेटा बात समझ में? अभी जो कार्बीन होती है ये ना क्या रहेगी? 2 टाइप्स की हो सकती है ना? एक कार्बीन किसी जिसमें क्या रहेगा? 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसमें होते हैं? दे आर इन द सेम ऑर्बिटल। ठीक है, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस वी कॉल सिंगलेट कार्बीन, जहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर रहेंगे और एक लोन पेयर होगा। ठीक है, और ट्रिपलेट कार्बीन जो होती है इसमें क्या रहेंगे? तो हम बोलेंगे 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और जो दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसमें रहेंगे? अलग अलग ऑर्बिटल्स में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, है ना? तो सिंगलेट कार्बीन में कौन सी वाली चीज होती है? तो हम बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन सारे के सारे पेयर में रहेंगे ना, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। और ट्रिपलेट कार्बीन में क्या हो जाएगा? 2 बॉन्ड पेयर और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होते हैं? दीज आर अनपेयर्ड। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ट्रिपलेट कार्बीन और वैसे के वैसे ट्रिपलेट नाइट्रीन जो रहेगी ये भी क्या होती है? तो हम बोलेंगे ट्रिपलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन ने डायरेडिकल होते हैं किसकी तरह? दैट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह। क्लियर बेटा ये, है ना? अब क्या हो जाएगा? नाइट्रीन के डेफिनेशन में क्या हो जाएगा? जो अपन ने कार्बन बोला था उसकी जगह नाइट्रोजन आ जाएगा बस, है ना? बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सिंगलेट कार्बीन में कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ट्रिपलेट कार्बीन में कार्बन होता है sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, फिर सिंगलेट कार्बीन जो होती है इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, ट्रिपलेट कार्बीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना? इसकी वजह क्या होती है? तो हम बोलेंगे सिंगलेट कार्बीन में ना क्या रहेगा? तो हम बोलेंगे जो दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो सेम ऑर्बिटल में थे जिसकी वजह से क्या होता है? वहां रिपल्शंस होते हैं और इन रिपल्शंस की वजह से क्या हो जाएगा? इसमें स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, जबकि ट्रिपलेट कार्बीन में कौन सी चीज रहेगी? तो हम बोलेंगे जो दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में थे जिस वजह से क्या था? वहां रिपल्शंस थे और इन रिपल्शंस की वजह से क्या हो जाएगा? ये रिपल्शंस रिलेटिवली कम थे, इस वजह से ट्रिपलेट कार्बीन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। आगे बेटा बात समझ में? तो यहाँ पे दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के सेम ऑर्बिटल में होने की वजह से रिपल्शंस ज्यादा जिस वजह से स्टेबिलिटी कम। और ट्रिपलेट में क्या बोला हमने? तो हमने बोला दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कैसे थे? तो हमने बोला देवर इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम है जिस वजह से ट्रिपलेट कार्बीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पॉइंट इज ऑफ कॉमन सेंस कि सिंगलेट कार्बीन में सारे के सारे जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे ये पेयर में होते हैं। ठीक है, और इनके पेयर में होने की वजह से कौन सी वाली चीज होती है? तो बोलेंगे ये पेयर में रहेंगे तो ये डायमैग्नेटिक होते हैं।
समझ आ गई बेटा बात ये, यदि पेयर में रहेंगे तो ये डाई मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। और यदि कौन सी चीज है, ट्रिपलेट में ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी पैरा मैग्नेटिक। आगे बेटा बात समझ में, तो ये क्या होते हैं इनकी कैरेक्टर्स, ऐसे कैसे जो सिंगलेट और ट्रिपलेट नाइट्रीन होती है इनके कैरेक्टर्स भी सेम ही रहेंगे। एक्सक्यूज मी, समझ आ गई बात ये। तो ये इस तरीके से क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे नाइट्रीन के कैरेक्टर्स भी इसी टाइप से रहने वाले हैं, है ना। अब आगे हमको कौन सी वाली चीज देखनी, दैट इज जनरेशन ऑफ कार्बीन, ठीक है। अब कार्बीन का जनरेशन हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो कार्बीन जनरेशन के लिए सबसे पहला तरीका जो होता है ना, ये कौन सा रहेगा, तो हम बोलेंगे कार्बीन जनरेशन में ना हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली लिया हमने, है ना। क्लोरोफॉर्म को यदि हम अल्कलाइन मीडियम में लेते हैं, ठीक है, तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे क्लोरोफॉर्म का ये जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन क्या होता है, इट इज एसिडिक इन नेचर। आता है बेटा समझ में, है ना। क्लोरोफॉर्म में ये हाइड्रोजन क्या रहेगा, एसिडिक होता है नेचर में। तो यदि हमने इसको अल्कलाइन मीडियम में लिया तो क्या हो जाएगा, ये OH नेगेटिव जो होता है इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल कर क्या बना लेगा, वाटर बना लेता है। और यहाँ कार्बन पर क्या आ जाता है, दैट इज नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब क्या है, यदि हाइड्रोजन एसिडिक है तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है इसका स्टेबल होना जरूरी है, ठीक है। तो अब इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल किस तरीके से बनवाया जा सकता है, तो हम बोलेंगे जो क्लोरीन है इनका माइनस आए तो उसको स्टेबल बनाएगा ही, साथ ही साथ में क्या होता है, तो हम बोलते हैं क्लोरीन पर अवेलेबिलिटी होती है किसकी, दैट इज ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो कार्बन पर आने वाला ये जो नेगेटिव चार्ज था ये क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेता है, जिसको क्या बोला जाता है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोला जाता है। समझ आती बेटा बात ये, कौन सी चीज हमने बोली, तो हम इधर ये क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एसिडिक है, इसको यदि हम एसिडिक बोलना चाहते हैं तो हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एसिडिक कैसे है, तो हम बोलेंगे इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कैसे समझा रहे हैं हम, तो हम बोलेंगे यहाँ कार्बन पर आने वाला नेगेटिव चार्ज जो होता है, ठीक है, एक तो ये क्लोरीन के माइनस आय की वजह से क्या होगा, स्टेबल होता है, ठीक है। एक तो ये क्लोरीन के माइनस आय की वजह से स्टेबल रहेगा, और दूसरा जो होता है वो क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे दूसरा जो होता है वो ये रहेगा कि क्लोरीन का जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें ये कार्बन अपना नेगेटिव चार्ज शेयर कर लेगा, ठीक है ना। तो कार्बन के नेगेटिव चार्ज के वैकेंट डी ऑर्बिटल शेयरिंग से कौन सी चीज हो जाती है, इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इसको एडिशनल स्टेबिलिटी मिल जाती है। आई के बेटा बात समझ में, है ना। क्लोरोफॉर्म की यदि अपन एसिडिटी फ्लोरोफॉर्म से कंपेयर करें तो फर्स्ट साइड पर तो हमको फ्लोरोफॉर्म ज्यादा एसिडिक लगेगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, स्ट्रॉन्गर माइनस आय वाला, लेकिन फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल के न होने की वजह से जो यहाँ CF3 नेगेटिव बनता है, उस CF3 नेगेटिव को ये वाली स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म इज मोर एसिडिक देन फ्लोरोफॉर्म, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबलाइज्ड बाय डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, जबकि फ्लोरोफॉर्म की कॉन्जुगेट बेस में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। आया समझ में बेटा अच्छे से ये, ठीक है। तो इस वजह से कौन सी चीज हम बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इस वजह से क्लोरोफॉर्म इज मोर एसिडिक देन फ्लोरोफॉर्म। क्लियर बेटा अच्छे से ये। अब इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे कि जो CCl3 नेगेटिव होता है, इसमें से भी एक Cl को अपन नेगेटिव के फॉर्म में हटा दें, ठीक है, Cl नेगेटिव हटाया तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पहले क्या था, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा न्यूट्रल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हमने बोला पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हुआ तो कार्बन के वैलेंसी शेल में क्या बच गया, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। और कार्बन के साइड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इससे फॉर्मेशन हो गया किसका, दैट इज ऑफ कार्बीन, ठीक है। इस कार्बीन को हम क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन, है ना। दिस कार्बीन इज नोन एज व्हाट, डाइक्लोरोकार्बीन। आगे बेटा बात समझ में, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि क्लोरोफॉर्म को अल्कलाइन मीडियम में हमने रखा
तो क्या हुआ, तो हमने बोला फर्स्ट वाले स्टेप में तो क्लोरोफॉर्म में से हाइड्रोजन को खींचा बेस ने, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल था, क्लोरीन के माइनस आए से भी और डी ऑर्बिटल रेजोनेंस से भी, ठीक है। फिर जो CCl3 नेगेटिव था इसमें से क्या निकला बाहर, तो हमने बोला इट इज Cl नेगेटिव बाहर निकला, क्या बन गया यहाँ पर इधर CCl2 दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन। आगे बेटा बात समझ में है ना। अब डाइक्लोरोकार्बीन के बनते समय ना कौन सी चीज हो रही है, तो हमने बोला हाइड्रोजन और हैलोजन हट रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, दीज आर कॉल्ड एलिमिनेशन, ठीक है। और एलिमिनेशन में क्या हो रहा है, तो हमने बोला हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों सेम कार्बन से ही हट रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले जो एलिमिनेशन होते हैं इनको क्या बोला जाता है, 1-1 एलिमिनेशन, या यही क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन। आई बेटा बात समझ में, इनको हम क्या बोलते हैं, 1-1 एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन। क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म से डाइक्लोरोकार्बीन का बनना इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1-1 एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन, है ना। क्लोरोफॉर्म से डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1-1 एलिमिनेशन और इट इज व्हाट दैट अल्फा एलिमिनेशन। क्लियर बेटा यहाँ तक अच्छे से, है ना। अब इसमें एक चीज और जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है ना, वो कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलते हैं कि इसमें क्लोरोफॉर्म अल्कली में है ना क्या हो जाएगा, आगे जो अपन रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म अल्कली में हम कभी क्या बोलते हैं, कार्बेनाइन को रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं, और कभी हम किसको, डाइक्लोरोकार्बीन को रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलेंगे, ठीक है। अब हमको क्या कंफ्यूजन होगा बेटा इसमें, तो हम बोलेंगे इसमें कंफ्यूजन जो रहेगा कि हम कब कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बोले और कब डाइक्लोरोकार्बीन, है ना। तो हम बोलेंगे काफी ज्यादा सिंपल है ये डिसाइड करना कि कब कार्बेनाइन इंटरमीडिएट रहेगा और कब डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट रहेगा। आ रहा है क्या बेटा समझ में, है ना, कब डाइक्लोरोकार्बीन और कब कार्बेनाइन को इंटरमीडिएट कहा जाए, ठीक है। तो अब हम बोलते हैं कि ये डिसाइड करना काफी ही सिंपल है ना। क्लोरोफॉर्म और अल्कली ये तो हमने किस लिए लिए बेटा, तो हमने बोला इनसे तो हमको क्या करना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनवाना है। अभी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये कहीं अटैक करने वाला है, तो हम बोलेंगे क्लोरोफॉर्म अल्कली के अलावा यहाँ पर क्या भी रहने वाला है, तो हम बोलेंगे कि कोई दूसरा रिएक्टेंट भी रहने वाला है, ठीक है। तो इस रिएक्टेंट का जो नेचर होगा ना बेटा, वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन में कार्बेनाइन को इंटरमीडिएट बोला जाए या डाइक्लोरोकार्बीन को इंटरमीडिएट बोला जाए। समझ आ रही बेटा बात अच्छे से, तो हम बोलेंगे काफी सिंपल है, कार्बेनाइन क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच मतलब न्यूक्लियोफाइल है, और डाइक्लोरोकार्बीन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो दूसरा रिएक्टेंट है जिसके ऊपर इनकी रिएक्शन होनी है, कार्बेनाइन की या फिर डाइक्लोरोकार्बीन की, ठीक है, तो इसका नेचर डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कार्बेनाइन को इंटरमीडिएट बोला जाए या फिर डाइक्लोरोकार्बीन को, ठीक है। यदि X जो होता है इस पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, है ना। यदि X जो है ये कैसा रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, है ना, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे X के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहते, है ना। X यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हम बोलेंगे X यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ही कौन सी वाली चीज होगी, तो हम बोलेंगे कार्बेनाइन पहले बनता है, ठीक है, ये बना और X इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था तो इसने सीधे अटैक कर दिया, तो हम बोलते हैं यदि X इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो फिर हम क्या बोलते हैं, कार्बेनाइन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। समझ आ गई बेटा बात ये, ठीक है। तो ये दूसरा रिएक्टेंट जिस पर रिएक्शन होनी थी इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो कार्बेनाइन को रिएक्शन इंटरमीडिएट बोला जाएगा, और X यदि इलेक्ट्रॉन रिच है तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कार्बेनाइन शुरू में बनेगा, यदि वो यहाँ आता भी है तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, रिपल्शन हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे रिएक्शन नहीं हो पाई, ठीक है। अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे जब रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो ये आगे अपने अंदर से क्या निकलवाता है, Cl नेगेटिव, और तब फिर क्या बनता है, दैट डाइक्लोरोकार्बीन, ये क्या है, तो हम बोलेंगे दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है। और अब डाइक्लोरोकार्बीन जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और X इलेक्ट्रॉन रिच है तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ अटैक कर सकता है, X पर अटैक कर सकता है।
आया है कि बेटा समझ में अच्छे से ये? ठीक है, तो हम कौन सी वाली चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि X यदि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था देन कार्बेनाइन इज कंसीडर्ड एज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, और X यदि इलेक्ट्रॉन रिच था तो फिर क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म अल्कली के साथ डाइक्लोरोकार्बीन बनाकर क्या बोला जाएगा, डाइक्लोरोकार्बीन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। आगे बेटा समझ में अच्छे से ये? ठीक है ना? तो क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली, दिस इज सोर्स ऑफ टू इंटरमीडिएट, इट कैन बी कार्बेनॉन और इट कैन बी व्हाट दैट, डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है ना? अभी जैसे डाइक्लोरोकार्बीन है, ऐसे ही CF2, CBr2, CI2, इनको अपन इन जनरल क्या बोलेंगे, दीज आर डाइहेलोजेनेटेड कार्बीन। ठीक है, तो डाइहेलोजेनेटेड कार्बीन यदि कैसी है, सिंगलेट, सिंगलेट मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डेड सेम ऑर्बिटल में, तो इनका यदि अपन स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, ठीक है, तो हम बोलते हैं सिंगलेट डाइहेलोजेनेटेड कार्बीन। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि देखा जाए तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, तो हम बोलेंगे इट इज डाइफ्लोरोकार्बीन, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर डाइक्लोरोकार्बीन, देन इट इज डाइब्रोमोकार्बीन एंड देन इट इज व्हाट दैट, डाइआयोडोकार्बीन। ठीक है, सिंगलेट डाइहेलोजेनेटेड कार्बीन्स में स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज CF2 की सबसे ज्यादा, उसके बाद CCl2 की, देन इट इज CBr2 और उसके बाद सबसे कम किसकी होती है, दैट इज ऑफ CI2। आगे बेटा बात समझ में है ना? तो इट इज सिंगलेट डाइहेलोजेनेटेड कार्बीन में है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर इज CF2 का हाईएस्ट, CI2 का सबसे कम। अब क्या होता है, कार्बन वैसे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और फ्लोरीन का माइनस है सबसे ज्यादा है, तो हमको लगता है कि CF2 की स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए थी, सबसे कम, और CI2 की सबसे ज्यादा, है ना? लेकिन ये जो उल्टा स्टेबिलिटी ऑर्डर दिख रहा है इसकी वजह क्या है, तो बोलेंगे कार्बीन में, कार्बन पर क्या होता है, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, कार्बीन में, कार्बन के वैलेंसी शेल में जो चार वो थे ऑर्बिटल, तो उनमें से 3 ऑक्यूपाइड है ना, ये 2 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर है, लेकिन एक ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कार्बन का वैकेंट ऑर्बिटल और हेलोजन का लोन पेयर, इनमें क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग से बैक बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो बोलेंगे कि जो सिंगलेट डाइहेलोजेनेटेड कार्बीन है, इस सिंगलेट डाइहेलोजेनेटेड कार्बीन में कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे इनमें बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब इस बैक बॉन्डिंग में भी हम देखें तो क्या देखेंगे कि CF2 में जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन से 2 ऑर्बिटल्स में हो रही है, तो हम बोलते हैं दैट इज 2p2p। आता है समझ में? CCl2 में ये ओवरलैपिंग होगी 2p3p। ठीक है, CBr2 में बैक बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग होगी 2p4p, और CI2 में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज 2p5p। ठीक है, तो क्या होता जाता है, तो ये पढ़ रखा है अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में कि जैसे जैसे ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स में क्या होता जाता है, एनर्जी का डिफरेंस बढ़ता जाता है ना? जैसे जैसे ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स में एनर्जी का डिफरेंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होता जाता है, बॉन्ड पुअर होता जाता है। तो 2p2p में एनर्जी डिफरेंस सबसे कम, 2p5p में एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में हो रही है, CF2 में। ठीक है, और उससे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, CF2 में बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और CI2 में एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग सबसे पुअर होगा, तो इस वजह से CI2 में बैक बॉन्डिंग है ना सबसे कम होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाती है। क्लियर हो गया बेटा अच्छे से? तो सिंगलेट डाइहेलोजेनेटेड कार्बीन में ना जो एबनॉर्मल या अनएक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, इसको अपन ने किसके बेसिस पर समझाया, तो हमने बोला दैट इज बैक बॉन्डिंग के बेसिस पर समझाया। आगे बेटा समझ में अच्छे से है ना? अब इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं ना, ये कौन सी वाली रहेगी, ट्रिपलेट में यदि हम देखें तो ट्रिपलेट में क्या है, जो 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों किस में रहेंगे, एक एक अलग अलग ऑर्बिटल में रहेंगे। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि हेलोजन का लोन पेयर जो है वो इन ऑर्बिटल्स के साथ क्या नहीं कर पाएगा, बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था और हेलोजन वाले में क्या रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे।
ठीक है। तो ट्रिपलेट कार्बीन में बैक बॉन्डिंग के न हो पाने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर जो रहेगा वो इंडक्टिव इफेक्ट से गवर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, आयोडीन का माइनस आई सबसे कम होता है, तो Ci2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे कम CBr2, उससे कम CCl2 और सबसे कम CF2 की स्टेबिलिटी हो जाती है ना। इस बार क्या बोला अपन ने, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली गवर्न्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट ना। माइनस आई ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, और माइनस आई कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर है बेटा ये, है ना। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू व्हाट, दैट डाइहैलोजिनेटेड कार्बीन। ठीक है, अब हम कौन सी चीज बोलेंगे, कार्बीन को बनवाने का अगला तरीका जो होता है ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे जैसे ये जो मॉलिक्यूल होता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, इसको हम क्या होते हैं, दैट वी कॉल कीटीन। ठीक है, एंड CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इसको हम क्या बोलते हैं, डायएजोमीथेन बोलते हैं। ठीक है, तो जो कीटीन है वो डायजोमीथेन है, इन पर यदि हम क्या करवाएंगे, इनको हीट करें या इनके ऊपर लाइट स्ट्राइक करें, ठीक है ना, इनका हीटिंग या इन पर लाइट का स्ट्राइकिंग, ठीक है, ये करवाने पर यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ से क्या हट जाएगा, दैट इज नाइट्रोजन हट जाता है। ठीक है, और इनके हटने से यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है किसका, CH2 का, है ना, विच इज कॉल्ड व्हाट, दैट मिथिलीन कार्बीन, है ना। तो कीटीन या डायजोमीथेन, इन पर लाइट स्ट्राइक करवाने पर या फिर इनका हीटिंग करवाने पर, है ना, कौन सी वाली चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन, इनके हट जाने से यहाँ पर CH2 मतलब मिथिलीन कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे बेटा बात समझ में, है ना। लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट हमको ध्यान में रखनी है कि कीटीन और डायजोमीथेन जो होते हैं, इन पर लाइट या हीट न डाली जाए तो फिर ये आयोनिक मैकेनिज्म भी शो कर सकते हैं, है ना। ये क्या कर पाएंगे, तो हम बोलेंगे आयोनिक मैकेनिज्म भी शो कर सकेंगे। ठीक है, तो हमको ये मतलब ध्यान रखना है ना कि कीटीन और डायजोमीथेन मतलब हमेशा कार्बीन बने जरूरी नहीं है। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि अभी जो हमने ये कार्बीन ये बनाने के तरीके देखे, इसमें हम कौन सी चीज बोल रहे हैं कि जो कार्बीन बनती है ये सिंगलेट कार्बीन ही होती है ना। ट्रिपलेट कार्बीन नॉर्मली रिएक्शंस में डायरेक्टली नहीं बनती, है ना। क्या होगा, यदि कीटीन या डायजोमीथेन पर फ्लैश फोटोलाइसिस करवाएंगे तो फिर क्या हो जाता है, ट्रिपलेट कार्बीन डायरेक्टली बनती है। ठीक है, बट हमारे कोर्स में जो रिएक्शंस हम देखेंगे उनमें हम क्या बोलेंगे कि सिंगलेट कार्बीन बनाकर ही रिएक्शन को आगे बढ़वाया जाता है। क्लियर हो बेटा अच्छे से, है ना। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जो मिथिलीन कार्बीन बनी है यहाँ पर, है ना, मिथिलीन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज सिंपलेस्ट अल्कीन, है ना। ये अल्कीन सीरीज का क्या होता है, तो हम बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज का पहला मेंबर है, क्योंकि कौन सी चीज है, CnH2n, ये इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो करता है। ठीक है, तो मिथिलीन जो होती है दैट इज सिंपलेस्ट अल्कीन, एज इट फॉलोज व्हाट, दैट CnH2n अल्कीन सीरीज का जनरल फॉर्मूला फॉलो करती है। हालांकि क्या है, मिथिलीन अनस्टेबल है, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो आपसे बोला सिंपलेस्ट स्टेबल अल्कीन कौन सी, तो इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, लेकिन स्टेबल नहीं बोला, वो बोला सिंपलेस्ट अल्कीन कौन सी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, इट इज मिथिलीन। आगे बेटा समझ में यहां तक का, ठीक है। अब इसके आगे, है ना, रिएक्शंस ऑफ कार्बीन, ये अपन नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखेंगे। ठीक है।